फर्स्ट सैलरी का क्या करने वाले हैं? एग्ज़ाम के एक दिन पहले कौन सा टॉपिक आपने रिवाइज किया? जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाए तब क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? मतलब कोई बोलता है कि मतलब तू ऐसे पढ़, हमको अपने सेल्फ प्रिपेयर करना है। मतलब दूसरों के वो अपने हिसाब से बोलते हैं, तो हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करके फिर स्टडी करनी चाहिए। अपना सेल्फ मोटिवेशन है ना, वो रखिए, क्योंकि वही आपको मतलब एनर्जी बूस्ट करेगा। आप रील्स देख लोगे या किसी मोटिवेशन स्पीकर पे देख लोगे तो आपको एनेस्थेसिया का इफेक्ट होता है, वैसे ही 2-3 घंटे रहेगा, 1-2 दिन रहेगा, फिर उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजाज पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं हमारे जो टीएनसी एक्सपर्ट अवधेश सर, और साथ ही साथ है हमारे साथ एक ऐसे रैंकर जिनका आप सभी को इंतजार था कि नॉर्सेट 8.0 मेंस ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा लग रहा है इस समय? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब टॉप रैंक हासिल किया है। बहुत ही जबरदस्त रैंक हासिल की है, जो कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हर किसी बच्चे का सपना होता है कि मैं सबसे बड़ी रैंक को हासिल करूं। तो टीएनसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत ही अच्छा है कि आपने टीएनसी स्टार, हमें भी एक मौका मिला है कि टीएनसी स्टार ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। तो आप यहाँ तक आज ये गुजरात से लगभग जर्नी करके हमारे साथ यहाँ आए हैं, तो बहुत ही लंबा आपने जर्नी भी किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगातार जो मेहनत की है, बहुत सारी चीजें की है, वो आज सभी बच्चों को बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले आज हम आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है। ये सफर जो AIR 1 का सफर है, जो बहुत बड़ा कठिन भरा भी रहा होगा, संघर्ष भरा रहा होगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें अड़चने आई होगी। किस प्रकार से यहाँ तक पहुंचे, कैसे पढ़ाई की शुरुआत की, किस प्रकार से हर्डल आए, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कैसे थ्योरी पढ़ा, कौन सी कोचिंग से पढ़ा, ये सारे बच्चों के जितने भी डाउट्स हैं और जितने भी बच्चों के मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, आज मैं और अवधेश सर आपसे पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो हम आपके इंट्रोडक्शन से करना चाहेंगे। जी सर। माई सेल्फ देथरे रामसी फ्रॉम द्वारिका, गुजरात। मैंने BSc नर्सिंग पास आउट किया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामनगर से 2023 सितंबर में। उसके बाद से मैं जब BSc नर्सिंग पास आउट हुआ था तो उसके बाद से मेरे मन में पहले से ही एम्स का तो फोकस था, मतलब गोल तो पहले से ही सेट था कि एम्स में अपने को नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो मैंने जैसे ही BSc नर्सिंग पास आउट किया फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया पढ़ने के लिए, और उसके बाद मैं कंटिन्यू स्टडी करता गया। फिर बीच में मेरा CHO में भी, स्टेट CHO में भी सिलेक्शन हुआ था। उसके दौरान मैंने नॉर्सेट 6 का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरी 153 रैंक आई थी। उसके बाद मैंने CHO छोड़ दिया। उसके बाद ESIC का भी एग्ज़ाम दिया, ESIC में भी मेरा अच्छा रिज़ल्ट रहा। उसके बाद नॉर्सेट 7 का भी एग्ज़ाम आया, वो भी मैंने दिया, और मुझे चॉइस फिलिंग के दौरान मुझे एम्स जोधपुर अलॉट हुआ, लेकिन अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं है। और अभी नॉर्सेट 8 का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक बनाई है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार। देखो, आपने जो सक्सेस वाला रेशियो है बहुत ही जबरदस्त है। आपने लगातार एग्जाम दिए, लगातार सफलता मिली और सारी चीजें कंटिन्यूसली रही है। तो हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी चीजें करूं। जैसे कि आपने शुरुआत CHO से की, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे पहले जॉब मिल जाए। और हर एक जितने भी एस्पिरेंट भी है, नर्सिंग ऑफिसर्स जो तैयारी कर रहा है, कि भाई कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने में एक जॉब मिले, और वो जॉब आपको भी मिले, CHO की जॉब मिले। फिर आपने सोचा कि क्यों नहीं हम थोड़ा सा और प्रयास करें। तो आपने नेक्स्ट जो नॉर्सेट का प्रिपरेशन किया, उसके अंदर आपने एग्जाम दिया। फिर आपने सोचा नहीं मैं ज्वाइन नहीं करता, उसमें आपने शायद ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद ESIC के लिए प्रिपरेशन किया कि भाई उस समय आपको कहीं और मिला था, तो आपने बोला कि ESIC करते हैं। ESIC का किया, उसमें आपने कुछ रीजन रहा, उसमें भी नहीं रहा। उसके बाद नेक्स्ट पिछला जो नॉर्सेट रहा है, उसमें आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 4 थी, और आपको एम्स जोधपुर अलॉट हुआ है। तो शायद अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं आई है। तो वो भी एक कारण रहता है कि बहुत सारे एम्स पटना में भी अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है, और बहुत सारे ऐसे एम्स हैं जिसमें ज्वाइनिंग नहीं आई। तो बच्चा मेहनत करता है कि यार अभी तो एम्स जोधपुर है, अगले जब आपका एम फाइनली राजकोट एम्स रहा है, तो राजकोट एम्स की वजह से आपने सोचा कि नहीं मुझे तो राजकोट एम्स ही जाना है। तो आपने उसकी वजह से मेहनत की और बहुत ही शानदार।
मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस हम लिख के लेके आए, क्योंकि ये कमेंट्स में भी हमने वीडियो डाला था पहले से कि भी बच्चे कमेंट करके बताए कि हम क्या पूछें, और वो क्वेश्चंस हमने आज लिख के लेके आए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। आज हम बेसिक से पूछेंगे। हर एक बच्चा जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में वो भी इस इंटरव्यू को देखेगा तो वो ये जानेगा कि हम किस प्रकार से मेहनत करें। सबसे पहले ये बताएं कि जब आप जी-कॉन में पढ़ रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो आपके माइंड में कब से आया कि मुझे एक अच्छा रैंकर बनना है? उसमें तो शायद रैंकर वाला सपना देखा भी नहीं होगा। जब आपके माइंड में कब से आया कि मुझे सेंट्रल जॉब पानी है या मुझे एम्स में जाना है? सर मैं जब सेकंड ईयर में था तब मेरे एक सीनियर थे, वो जो हमारे वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे जॉब कर रहे हैं एज अ स्टाफ नर्स। तो वो हमसे इंटरेक्ट कर रहे थे, तो बोला कि आगे आपने मतलब बीएससी नर्सिंग चूज़ किया है तो मतलब आगे का क्या करियर क्या है उसमें, मतलब तो मैंने उनको बोला कि इसका तो मुझे मतलब आइडिया नहीं है। तो फिर उन्होंने हमें गाइडेंस दिया कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा मतलब सेंट्रलाइज वैकेंसी आती है, वो एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है नॉर्थ सेट का। तो फिर उन्होंने हमें ये गाइडेंस दिया कि नॉर्थ सेट की एग्ज़ाम्स आती है। फिर मैंने स्टडी किया कि मतलब किस टाइप का पेपर का पैटर्न आता है, वो धीरे धीरे देखता गया यूट्यूब के माध्यम से। और अपनी जब बीएससी में था तब फोकस बेसिक स्टडी पे किया था कि जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे ईयर वाइज सब्जेक्ट्स आते हैं, उन पे फोकस करता गया। फिर धीरे धीरे सिलेबस भी कवर होता गया, मतलब बेसिक्स जो हमें बीएससी में पढ़ाते हैं वो सिलेबस कवर होता गया। फिर जब बीएससी नर्सिंग पास आउट कर दिया तो उसके साथ साथ ही मतलब मैंने फाइनल ईयर में ही टीएनसी के जो फ्री सैटरडे वाले एग्ज़ाम आते थे वो देता था, और उसमें भी मेरा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था। फिर बाद में जब मैं नॉर्थ सेट 6 का प्रिपरेशन करा तभी मैंने टीएनजी का वीडियो कॉम्बो वाला प्लान परचेस किया था, उसमें से मैंने कंटिन्यू स्टडी किया। बहुत ही जबरदस्त बात बताइए। कंक्लूजन में भी साथ में लेके चलूंगा, और मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जैसे जो बच्चे इस समय फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हैं और वो आज टॉपर्स को देख पा रहे हैं, तो टॉपर्स जैसे बता रहा कि मैंने सेकेंड ईयर में ही प्लान कर लिया था, बहुत अच्छी बात है। और मैं इस बात को एडमायर करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें फाइनली हमारा जब नर्सिंग में रहते तो हमारा एम रहता है कि हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट को प्राप्त करें, हमें जॉब लगे। तो सेकेंड ईयर से ही आपने तैयारी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले तो जिस सीनियर्स ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, मैं उस सीनियर्स को इस इंटरव्यू के माध्यम से भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे सीनियर्स की वजह से ही बच्चे इतने अच्छे रैंकर्स बनते हैं। मैं उस सीनियर्स का एक पर्सनली नाम लेना चाहूंगा। क्या नाम है उनका बताएंगे? शिवम पाठक सर। शिवम पाठक जी। तो या इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, तो मैं शिवम पाठक जी को भी इस इंटरव्यू के माध्यम से टीएनसी परिवार की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से यहाँ आज आप रैंकर्स है। तो उन्होंने अच्छा आपको गाइड किया, फिर आपने बेसिक चीजें पढ़ी और बेसिक चीजों के साथ आप आगे बढ़े। फिर आपने धीरे धीरे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास वालों करो वाली कहानी इस्तेमाल की, निर्मा कि पहले हम लोग क्यों नहीं टीएनसी की टेस्ट को फॉलो करते हैं, फिर उसको परखते हैं, उसके बाद कंटिन्यूसली करते हैं। अब मैं और चीजें पूछूंगा कि जब तैयारी स्टार्ट की तो माइंड में आया कि मुझे एक साथ सिलेबस पढ़ना है या मुझे कुछ ब्रेक डाउन करना है? क्या थ्योरी, क्या ऐसे किस तरीके से आपको थ्योरी करने के दिमाग में आई? सर मैं जब सेकंड ईयर से मतलब प्लान बना लिया था कि नॉर्थ सेट का प्रिपरेशन करना अच्छे से, तो मैंने सिस्टमेटिक प्लान बनाया था कि जैसे सेकंड ईयर में एमएसएन सब्जेक्ट्स आता है, फिर फार्माकोपैथोजेनेटिक्स आता है, ऐसे ऐसे ईयर वाइज में सभी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करता गया था। थर्ड ईयर में साइकेट्रिक किया था, फिर फोर्थ ईयर में रिसर्च है, ओबीजी है, सीएचएन है, वैसे वैसे ईयर वाइज सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करता गया था, और बाद में पूरा मतलब सिलेबस रिवाइज कर लिया था, कवर कर लिया था। मैं नेक्स्ट सवाल के लिए अवधेश सर को इनवाइट करना चाहूँगा कि नेक्स्ट सवाल अवधेश सर लेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो राम से, जो कि सभी बच्चों का एक सपना होता है नॉर्थ सेट के एग्जाम में जो बैठते हैं, तो इससे बड़ा कोई सपना ही नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट रैंक से ऊपर तो कोई रैंक होती ही नहीं है। तो वो जो रैंक है वो आपने प्राप्त की है, बहुत बड़ी बात है, ये हम सब के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों के जो बहुत सारे कमेंट्स भी हैं यूट्यूब के माध्यम से, मुझसे पूछा गया है कि बच्चों को जो रूटीन बनाने में जो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि जो टॉपर है, एयर फर्स्ट है, उसका क्या रूटीन रहा, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या रूटीन रहता था आपका? सर जो भी एक्सपीरियंस मतलब जो नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन करना चाहता है उसका गोल है, तो मतलब वो अपने तरफ से सेल्फ एनालिसिस करके
पूरा टाइम टेबल बनाए कि मुझे ये सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसका पूरा टाइम टेबल बना ले कि मुझे ये सब्जेक्ट से फर्स्ट प्रायोरिटी भी रखना है, सेकंड मैं ऐसे ऐसे सिलेबस कवर करता जाऊंगा। फिर आपको एक ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल से चालू किया तो आपको फंडामेंटल सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसका थियरी आप नोट से पढ़े, अपना सेल्फ नोट से पढ़े, वो पहले नोट्स पढ़ ले, फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू करें, ताकि क्या है कि आप सिस्टमेटिकली चलोगे ना तो आपका सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और आप कई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि आज एमएसएन पढ़ लिया तो कल F1 पढ़ लेंगे, मतलब वो दिक्कत आती है कि वो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं, बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि कई भी सब्जेक्ट्स में ऑब्स्टेकल ऐसे आ जाते हैं तो उसकी वजह से वो सिलेबस कवर नहीं कर पाते। इसलिए मेरी बेस्ट एडवाइस है कि आप सिस्टमेटिकली चलो, पहले एक सब्जेक्ट्स को पूरा फोकस करो, उसके बाद देन आगे बढ़ते जाओ। और अगर कॉम्बिनेशन हो तो F1 और MSN का, फिर पीडिया OBG साइकेट्रिक ऐसे ऐसे करते जाओ तो वो कोरिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए अच्छे से कवर हो जाएंगे सभी एक्सपीरियंस का। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। हाँ जी सर। बहुत ही अच्छी बात बताई, मुझे बहुत ही शानदार बात लगी। हर चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम चीज को सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो उसका रिजल्ट आउटपुट अच्छा आता है। और वही चीज आपने की थी कि हम धीरे धीरे सिस्टमेटिक वे में कंटिन्यूसली करते गए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं और बहुत सारे बच्चे को मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर जो नोट्स हैं, नोट्स की बात कर लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। और नोट्स बहुत सारे मार्केट में भी अवेलेबल्स हैं, बहुत सारे लोग नोट्स की भी कहानी रहती है। तो दूसरे के नोट्स पढ़ने चाहिए या खुद के बना के नोट्स पढ़ने चाहिए, या कहीं कैसे पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए? अल्टीमेटली मेरा सवाल ये है। सर मैं मानता हूँ कि अगर अपने सेल्फ नोट्स बनाएं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप सेल्फ नोट्स के दो बेनिफिट है कि आप दूसरी बार रिवाइज करोगे तो आपको अगला जब नोट्स बनाए तभी रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से आपको याद भी रहेगा। और आप लिख के मतलब नोट्स बना रहे हो तो वो माइंड में रिकॉल भी अच्छे से हो जाएगा, मतलब मेमोरी में अच्छे से सेव रहता है। कहने का मतलब यही है कि हम सीधी सीधी अगर बात करें तो नोट्स जब भी बनाए तो सेल्फ नोट्स बनाए। और ये बात मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि भैया अगर आप टीएनसी की थ्योरी क्लासेस से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं या आप किसी बुक से भी पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स खुद बनाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है और बहुत ही शानदार रहता है। मैं एक क्वेश्चन यूट्यूब से लेना चाहूँगा। तो जैसे कि आपने थोड़ा बहुत इस बारे में बताया भी और बच्चे बार बार ये जानना भी चाहते हैं कि जलपान एक बच्चा है, उसने पूछा है कि जब एक बार आपकी अच्छी रैंक आ चुकी थी तो क्यों आप बार बार जो एग्जाम्स है वो दे रहे थे? तो आप स्टार्टिंग से ये बताओ कि जैसे आपने नोट सेट 6 में हुआ, फिर आप बता रहे थे कि SIC, तो खोल के बताओ कि क्यों ज्वाइन नहीं किया आपने नोट सेट में, उसके बाद में नेक्स्ट अब तक आप 8 तक क्यों देते आ रहे हो एग्जाम? ये तो मैंने भी मेरे पास भी कई एक्सपीरियंस के मैसेज आए थे कि आपका मतलब एग्ज़ाम करेक्ट हो रहा है तो बार बार आप एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो। सबका बेसिक नीड होता है कि अब अपने को जॉब चाहिए, तो मुझे जॉब मिल गया, लेकिन दूसरी प्रायोरिटी पे होता है कि अगर अपने घर के पास जॉब मिले तो वो बेस्ट है। और मेरा ये था कि नोट सेट 6 में मेरा पहले से ही एम्स राजकोट का गोल था, लेकिन मतलब किस्मत या कुछ और की वजह से मतलब राजकोट की वैकेंसी नहीं आई। फिर मैंने नोट सेट 6 का अटेम्प्ट दिया, उसमें मुझे AIPMR मुंबई मिला, तो उसके जस्ट विद इन 1 मंथ में UPSC ESIC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम था, वो भी मैंने दिया, वो भी मतलब अच्छे से गया, मतलब सिलेक्शन श्योर ही है, लेकिन उसमें अभी DV का रिजल्ट नहीं है। हाँ, DV का रिजल्ट बाकी है। तो मैंने सोचा कि अगर ESIC में हो जाए तो उधर ज्वाइन नहीं करना। फिर इसका मतलब लेट ही हुआ तो मुझे लगा कि मतलब अभी तो अपने को घर के पास ही लेना है, तो सोचा तभी मतलब जब नोट सेट 7 का एडवर्टाइजमेंट है उस टाइम वैकेंसी नहीं आई थी कि किस एम्स में कितनी वैकेंसी है, वो बाद में आता है। दिक्कत वही होती है कि एम्स बाद में देता है कि इस इंस्टीट्यूट की इतनी वैकेंसी है। तो मैंने सोचा कि इस बार भी 7 में राजकोट की वैकेंसी आ जाएगी, तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और फिर अच्छे से निकल भी गया। फिर राजकोट की वैकेंसी नहीं है तो मैंने सोचा कि जोधपुर पास में ही है तो जोधपुर ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, लेकिन उसका भी अभी ऑफ़र लेटर नहीं आया है। और इस बार अच्छा था कि एम्स ने पहले ही बता दिया कि राजकोट की वैकेंसी है, और अच्छे से प्रिपरेशन किया और नोट सेट 8 का अटेम्प्ट किया तो अच्छे से रहेगा। बिल्कुल, ये बात फैक्ट भी है और बहुत ही सही बात भी है। हर बच्चा यही चाहता है कि जॉब लगने के बाद भी या जॉब लगने से साथ भी कि मैं घर के नजदीक जॉब। हाँ। ये हर बच्चे का एम रहता है, और जो बच्चा इस इंटरव्यू को देख पा रहा है तो वो हर चीज समझता है कि भाई हाँ सही बात भी है और हर बंदे का अधिकार भी है। और सबसे अच्छी बात मुझे आप में ये लगी कि आपने किसी भी पोस्ट को खराब नहीं किया। सबसे अच्छी बात है
आपने सोचा कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, तो आपने वहाँ पे चीज़ की कि भाई मुझे ESI से जाना है। तो देखो DB, देखो सीधी सी बात है, और कोई बच्चा बोलता है कि ये पोस्ट को, तो ये पोस्ट खराब नहीं होती। हर बंदे का रहता है कि भाई मैं घर के नज़दीक जाऊँ। कोई बच्चा लगने के बाद, मान लो एम्स पटना में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब लग रहे हैं, उसके बाद वो तैयारी करते हैं, फिर वो अपने घर के नज़दीक जाते हैं। तो ऐसा सब चीज़ें करते हैं, और ये चीज़ें सही भी है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, ये बिल्कुल सही है, और इसमें आपकी गलती नहीं है। राजकोट एम्स को 2 एम्स से पहले निकाल देते तो शायद वहीं पे सेटल हो जाते। तो ये और सर मैं एक चीज़ में भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप मतलब नॉर्सेट का एग्ज़ाम मतलब क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर आता है। तो अगर मेरा AR1 आया है, अगर मैं इस बार चॉइस फिलिंग नहीं करूँगा तो एम्स मुझे सामने से नहीं बोलेगा कि आप राजकोट ज्वाइन कर लो। मैं अगर चॉइस फिलिंग करूंगा तो ही मुझे राजकोट मिलेगा। बिल्कुल वो सही बात है, और आपने बहुत समझदारी वाली बात करी है, और बहुत सही भी है कि भाई मैं जब तक चॉइस फिल नहीं करूंगा तब तक मुझे अलॉट नहीं होगा। आपने नहीं किया है। तो ये बहुत ही, मैं उन सारे बच्चों की तरफ से भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसके लिए आपने सोचा। बहुत ही जबरदस्त बात। यूट्यूब से एक बच्ची है, रोली सिंह नाम है, वो पूछ रहे हैं कि सर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो नेगेटिव्स को कंट्रोल कैसे करें? वो तो मेरे साथ भी प्रिपरेशन के दौरान हुआ था कि स्टार्टिंग में नेगेटिव मतलब हमने पढ़ा हुआ नहीं होता है तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव मार्किंग्स होने के कई रीज़न हो सकते हैं कि हम अच्छे से मतलब टेस्ट या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अच्छे से मतलब कॉन्शियसली अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब फ्लो में ऐसे मतलब करने हैं तो करते ही रहते हैं। आपको सिस्टमेटिक वे में आपको टेस्ट देना है, और हो सके तो नेगेटिव मार्किंग्स के लिए आपको मिस्टेक बुक बनानी है कि कई बार ऐसा होता है कि सेम ही टॉपिक का क्वेश्चन हर बार गलत नेगेटिव हो जाता है, तो उस पर फोकस करना है। और आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो फिर आपको थियरी में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका थियरी अगर वीक होगा तो नेगेटिव होंगे ही, और आपको जो क्वेश्चन नहीं है तो वो छोड़ देना है। अगर 50-50 वाला है और आपको लगता है कि ये सही है, वही अटेम्प्ट करना है। बहुत ही जबरदस्त बात और बहुत ही शानदार बात। क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव है। आपने बोला कि अगर जो नहीं आता है उसको तो क्यों ही अटेंड करना है, और जो आता भी है तो 50-50 वाला रहे तो उसको करे तो अच्छा रहता है। बहुत ही शानदार बात। अब मैं थोड़ा सा TNC के बारे में पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले TNC के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? सर मेरे सीनियर थे पोस्ट बेसिक में, नेहल राठौर सर, अभी एम्स मंगलागिरी में लगे हैं। TNC स्टार ही? हाँ, TNC स्टार ही है। उन्होंने मुझे पहले फ्री सैटरडे का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताया था, और उसके बाद वो कॉम्बो प्लान वीडियो MCQ बैच का भी बताया था। आपने वीडियो MCQ बैच किया। जब आपने TNC के साथ, जब आप नॉर्सेट में, जब मैंने डाटा दिखाया, आपने लगातार टेस्ट दे रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली आप वीडियो MCQ, सबसे पहले मेरी, जब आपने प्लान परचेज किया तो मेरी बात हुई थी कि सर इन्होंने मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे थे। जब मुझे पूछा गया था कि सर ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और बहुत अच्छी बात है कि देखो मैं हर बच्चे के डाउट्स भी क्लियर करता रहता हूँ, तो उस समय आपने सारी चीज़ें जानकारी ली थी और स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जब आपने TNC का वीडियो कोर्स लिया और स्टार्टिंग दी थी तो कैसा लगा? सर मतलब पहले थोड़ी चीज़ें, मतलब पहले डाउट था, वो धीरे धीरे मतलब वीडियो MCQ बैच देखता गया, उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखता गया, तो उससे मतलब जो क्वेश्चन हार्ड लगते थे वो तो इजी लगने लग गए। मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से हम क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम इजीली आंसर सेलेक्ट कर पाते हैं। और बेस्ट हेल्प मिली है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और अच्छे से सर एक्सप्लेन करवाते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, इसके नीचे ऑप्शन चारों ये है, ये क्यों नहीं है, कैसे एलिमिनेट करना है, वो सब बढ़िया से मतलब एक्सप्लेन होता गया। बहुत अच्छी बात है। अब ये आपने वीडियो MCQ के बारे में बताया, जैसे कि आपने कॉम्बो प्लान ज्वाइन किया था जिसमें वीडियो MCQ भी थे और टेस्ट सीरीज भी था। थोड़ा सा मैं टेस्ट सीरीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। टेस्ट सीरीज की बात करें तो सबसे पहले आपने थ्योरी, जैसे आपने बोला कि मैंने सेल्फ नोट्स बना ली, सारी चीज़ें कर ली। जब आपने पहला एग्जाम दिया था, जो कि आज से 2 साल पहले की बात है, शायद 2000 जब आपने ज्वाइनिंग की थी, तो जब पहला एग्जाम फ्री सैटरडे वाला, आपने बोला बच्चे फ्री सैटरडे से ही तैयारी करते, तो पहला एग्जाम दिया था तो कौन सा रैंक आया था उसमें? उसमें सर रैंक 500 के समथिंग आया था। ओके, शुरुआत में 500 के समथिंग आया था। तो फिर कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन, जैसे आप लगातार एग्जाम दे रहे हो, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या रोजाना एग्जाम दे रहे थे या कभी कभी छोड़ देते, कभी कभी करते? नहीं सर, मेरा डेली टेस्ट सीरीज का फिक्स ही था कि इतने आवर्स में टेस्ट देना ही है, और टाइम भी फिक्स था कि मॉर्निंग में मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता था
क्योंकि तब हम मॉर्निंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और हमारा एग्ज़ाम भी अभी तो मॉर्निंग में ही होता है, इसलिए अच्छे से हैबिट हो जाती है एग्ज़ाम देने की। जो पिछला नॉर्थ सेट में था तो गुजरात के जो 3 बच्चे थे, तो ये जैसे राम से था और वो 2 बच्चे थे जिनका भी अच्छी रैंक आया, वो रोजाना मुझे दिख जाते थे। तो मैं एक दिन उनको फ़ोन लगा के बोला कि यार आप गुजरात से हैं? बोला, इन्होंने बोला सर मैं द्वारका से हूँ। तो मैंने बोला यार बहुत अच्छी बात है, तब तो हम जरूर घूमना आएंगे। बहुत ही अच्छा लगा। सर से मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लें। यूट्यूब से ही 2 बच्चे हैं, बरसा और गोपी गौड़। वो पूछ रहे हैं कि जैसे कि आपने बताया कि जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो बुक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। ज़्यादातर जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि हम कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो जो मस्ट है वो फॉलो करें ही करें, और आपने कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो पढ़ी हैं? सर मैंने जब बेसिक स्टार्ट किया था यूजी में था, और नॉर्थ सेट के प्रिपरेशन के दौरान मैंने पीआर यादव और टारगेट आई, उसके अलावा एनक्लेक्स का भी एमसीक्यू सॉल्व किए थे। एनक्लेक्स में सॉन्डर्स है, मोस्बी है, उनके एमसीक्यू सॉल्व किए थे, और टारगेट आई से थियरी और एनक्लेक्स के एमसीक्यू किए थे। तो आप 4 जो बुक हैं आप बता सकते हो कि जो मेन से जो फॉलो की हैं? आपको पीआर यादव हो गई, टारगेट आई, सॉन्डर्स एंड मोस्बी, ये बुक्स मस्ट हैं, हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। ओके, मैं इसी से क्वेश्चंस को कंटिन्यूसली कर लेता हूँ। जैसे आपने 4 बुक्स बताई, बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा इस समय फ्रेशर्स है, जहाँ से वो 0 से शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि साउंडर्स और मॉस्बी का जब नाम सुनता है तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार ये बहुत बड़ी बुक है, पहली लाइन तो यही आती है। और जब पीआर यादव, टारगेट हाई, ऐसी बुकों को हम जब देखते हैं तो ये इनको बेसिक बुक्स मानते हैं कि यार मैं तो प्रीफर पीआर यादव को बोलता हूँ, लेकिन जब पीआर यादव और ये जो पढ़ते हैं तो बेसिक बुक्स बोलते हैं। तो आपकी नज़र में 2 बेसिक बुक्स हैं और 2 बड़ी बुक्स हैं। तो जो बच्चा बेसिक से शुरुआत कर रहा है, 0 से शुरुआत कर रहा है या थोड़ी पढ़ रहा है, तो कैसे इन बड़ी बड़ी जो बुक्स है मॉस्बी और साउंडर्स को कैसे सोल्व करना चाहिए? सर ये मोस्बी और सॉन्डर्स का नाम आता है तो कैंडिडेट को मतलब उसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो टिपिकल लगती है कि वो इजीली समझ नहीं पाता है। मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया था मोस्बी, तो मुझे भी मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज मतलब डिफ़िकल्ट लगती थी। मैंने अवधेश सर की एडवांस सीरीज देखी थी, उसमें उन्होंने मोस्बी का मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था और इजी लैंग्वेज में मतलब समझाया है, प्रॉपर रेशनल दिया है कि आपको कैसे ये क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर सिलेक्ट करना है। उससे अगर कोई बच्चा मतलब उसको डिफ़िकल्टी आ रही है तो एडवांस सीरीज मस्ट देखनी ही चाहिए, क्योंकि आप इजीली मतलब क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो और समझ सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। जैसे जो बच्चा मॉस्बी को सोल्व करना चाहता है, इन बड़े बड़े जैसे कंसेप्ट बेस्ड पे एक्चुअली हमारा टारगेट रहा है। जब मैंने उसको एडवांस सीरीज को जब स्टार्ट की थी, सर को मैंने बोला था कि ऐसी चीज़ बनानी है कि बच्चे को सारा काम सोल्यूशन हो जाए, और वही चीज़ आपने बताई है कि अगर शुरुआत बेसिक से करें तो एडवांस सीरीज सारे बच्चों को देखनी चाहिए। और मैं सारे बच्चों को बताता हूँ कि हाँ भाई इसको 101% आप भी देखें, और एक बार देखेंगे तो क्वालिटी कंटेंट इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटिन्यूसली क्वेश्चन को चालू रखें। एक बच्चा है नर्सिंग 0827 एस्पिरेंट के नाम से उसका यूट्यूब पे नाम है, तो वो पूछ रहे हैं कि बार बार स्टडी करते हैं, कई बार बहुत अप डाउन आते हैं और मन हार जाता है और टेंशन रहती है। तो जैसे आप भी पढ़ते होगे, कई बार डिमोटिवेटेड हो जाते होगे जब आपने स्टार्टिंग की होगी कि बहुत टफ होता होगा, तो उससे कैसे निकलेंगे? जब आप डिमोटिवेट होते हो तो कैसे आप उससे बाहर निकलते हो? सभी एक्सपीरियंस को मतलब प्रिपरेशन करते हैं उसके दौरान नेगेटिव मतलब थॉट्स आते हैं कि कैसे होगा, कब होगा। मतलब आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखना है कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अपना सेल्फ मोटिवेशन है ना वो रखें, क्योंकि वही आपको मतलब एनर्जी बूस्ट करेगा। आप रील्स देख लोगे या किसी मोटिवेशन स्पीकर के देख लोगे तो आपको एनेस्थेसिया का इफेक्ट होता है, वैसे ही 2-3 घंटे रहेगा, 1-2 दिन रहेगा, फिर उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अपना सेल्फ गोल है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो मतलब नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। बहुत ही मैं इसको बोलूँगा कि नेगेटिव थॉट करने का एक ही तरीका सर, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो सब कुछ पॉसिबल है। भाई आपने बोला कि भी अगर हम किसी वीडियो देखेंगे तो ये शॉर्ट टर्म है, एनेस्थीसिया की तरह इफेक्ट है, और उसी से ही बड़ा इफेक्ट आता है। जैसे मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, बच्चे क्या है कि अप डाउन हो जाते हैं। जैसे मान लो कि टेस्ट दिया, जैसे हमेशा टीएनसी के अंदर मैं देखता रहता हूँ बच्चे को, जब टीएनसी ज्वाइन करते तो बोलते हैं कि हाँ सर हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं। जब मेहनत आज एग्जाम किया, फिर दूसरे दिन फिर से छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर चौथे दिन छोड़ दिया। तो आपके हिसाब से सक्सेस पाने के लिए, जो रैंकर्स बनने के लिए
क्या इस प्रकार से तय करें जर्नी की, एक दिन छोड़े एक दिन पढ़े, या कभी 5 घंटे पढ़ ले कभी 3 घंटे, तो आपकी नज़र में ये कंसिस्टेंसी का क्या रोल है? सर मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से कंसिस्टेंसी को मतलब माइंड में रखा था कि मैं अगर आज का शेड्यूल है मेरा तो मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, तो 3 घंटे तो पढ़ना ही है। फिर अगर अगले दिन हो तो 5 घंटे भी पढ़ूंगा, लेकिन इसको मैं कंटिन्यू ही रखूँगा। क्योंकि अगर हम 1-2 दिन का भी गैप ले लेते हैं तो मतलब बीच में ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं कि रिकॉल भी नहीं हो पाता है और स्टडी की जो लिंक होती है वो भी टूट जाती है। इसलिए मैं एक्सपीरियंस को बोलता हूँ कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो कि आज 2 वर्ष पढ़ाई की तो कल 3 घंटे भी हम पढ़ सकते हैं अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। आगे आगे बढ़ते रहना है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, बीच में गिव अप नहीं करना है और क्विट नहीं करना है स्टडी को। और अच्छी बात यह है कि आपने ये बहुत अच्छी लाइन बताई कि 2 घंटे तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, इस 2 घंटे को तो मैं मेंटेन करूंगा ही करूंगा, लेकिन इससे अलावा 1 घंटा और पढ़ूंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी हमारी मेंटेन्ड है, सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन से नहीं हो रहा है। तो क्या है, क्या आपको क्या लगता है कि नॉर्सेट का जो टॉपर्स है, 8.0 का टॉपर्स है, क्या सोचता है कि क्या बच्चे उसमें गलती कर रहे होंगे? सर मतलब गलती तो सभी से होती है, मतलब ऐसे अपने को सेल्फ ब्लेम नहीं करना चाहिए। अपने को एनालिसिस करना चाहिए कि मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ मेरे एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्मेंस है, उसको एनालिसिस करके उस पर वर्क करना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर किसी बच्चा मतलब पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाया, उसकी वजह से ये भी कभी कभी हो जाता है। और कंसिस्टेंसी अपने को सेल्फ एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से मतलब क्या कमियां है उसको आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना है, तो डेफिनेटली हो जाता है। 156 से शुरुआत की थी, जैसे आपने शुरुआत डाउन टू स्टार्ट किया था कि 101, सबसे पहले 156, फिर 4, फिर 1, मतलब रैंक अपर होती गई। आपको क्या लगता है कि मेरे में भी ये कमी रही होगी या मेरी भी ये कमी है जिसको मैंने सुधारा? कैसे आपने के अंदर क्या कमी थी या क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको एनालिसिस करके आपने आगे तक लेके आए? सर मेरी मतलब नेगेटिव मार्किंग्स का बहुत था, पहले प्रॉब्लम था जब क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा हम लो प्रेशर फील करते हैं कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी वजह से नेगेटिव थोड़े ज़्यादा हो गए थे। उसकी वजह से 153 रैंक आया था। मतलब उस पर मैंने फोकस किया कि अपने को एग्ज़ाम में है ना 3 घंटे माइंड रिलैक्स करके एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हम अगर लो प्रेशर फील करेंगे ना तो उसकी वजह से जो में आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं, इसलिए रिलैक्स होकर एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। ओके। और बिल्कुल सबसे अच्छी बात ये थी कि माइनस मार्किंग के ऊपर फोकस किया कि यार मेरी माइनस मार्किंग, देखो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, दूसरों की स्ट्रेटजी पे चलने से बेहतर है कि खुद को एनालिसिस करें। जैसे हमेशा टीएनसी के टेस्ट होते हैं, आपको खुद को पता लग जाएगा कि भी हाँ टीएनसी के हम जस्ट टेस्ट देंगे तो कहाँ पे गलतियां हो रही है, उसी से ही बदलाव आता है। जैसे आपने बताया कि माइनस मार्किंग कंट्रोल करें, तो कैसे कंट्रोल किया आपने, किस उसके लिए क्या ऑप्शन यूज किए? सर जब मैं टेस्ट देता था तो उसमें मेरा नेगेटिव जो टॉपिक का होता था उसका मैं मिस्टेक बुक बनाया था कि इस टॉपिक से में ज़्यादा होते हैं, तो उसका मैं थियरी वापस रिवाइज करता था और फिर वो टेस्ट अटेम्प्ट करता था, तो इससे इजीली हो गया। और मैं मतलब जो क्वेश्चन नहीं आते तो उसको तो स्किप ही कर देता था। चलो, तो एक बच्चे का क्वेश्चन है यूट्यूब से, नवीन नॉलेज करके, वो पूछ रहा है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप एयर फर्स्ट से ये पूछो कि अभी 4 मंथ बचे हैं नेक्स्ट नॉर्सेट 9 के लिए, तो उस दौरान क्या पढ़ना चाहिए, कैसे सिलेक्शन हो। और एक क्वेश्चन और है एक बच्चे का कि सर प्री तो हो जाता है लेकिन मेंस नहीं हो पाता, तो दोनों जो क्वेश्चन उनके आप आंसर दो कि 4 महीने में क्या पढ़े और वो बच्चे क्या पढ़े जिनका प्री तो हो जाता है लेकिन मेंस नहीं हो पाता। सबसे पहले मैं 4 महीने में कैसे मतलब नॉर्सेट अटेम्प्ट करें अच्छे से, उसका आंसर देना चाहूँगा कि आप शेड्यूल बनाओ कि मुझे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट्स वाइज इतने समय में ये सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। जो आप अगर टीएनसी से जुड़ो तो बेस्ट रहेगा, आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और सिस्टमेटिक वे में अगर आप प्रिपरेशन करोगे सब्जेक्ट्स वाइज तो अच्छे से 4 मंथ में आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और प्रीलिम्स में जो बच्चे थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनको मैं ये
बताना चाहता हूँ कि पेशेंस रखें, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें हो जाती है। अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं उसको एनालाइज करके उस पर फोकस करें तो अच्छे से हो जाएगा। मेरा जैसे सर से जुड़ा हुआ सवाल था कि जैसे इस बार जैसे नॉट सेट प्रीलिम्स में बच्चे की बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स तो हर बार निकाल लेते हैं, हर बार उनका प्रीलिम्स निकल रहा है। मैं काफी बच्चे मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, लेकिन वो मेंस के अंदर कुछ गलतियां कर देते हैं, या जो भी उनका रहता है कि मेंस के अंदर वो गलतियां कर रहे हैं। तो जो बच्चे इस बार मेंस में, क्योंकि मेंस में सारे बच्चों का नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? स्पेशल जो बच्चे मेंस में पहुंच के मेंस तक भी पहुंच गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस तरह से मेहनत करें फिर से? अपने मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने को सेल्फ ब्लेम नहीं करना है, और मतलब नेगेटिव थॉट्स या डिप्रेशन जैसी कुछ फीलिंग्स नहीं लेने, क्योंकि हर बच्चे वो फेज से गुजरते हैं तो हो जाता है वो। लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हर कैंडिडेट मतलब सेम ही लेवल का नॉलेज का होता है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स मतलब एंजाइटी होती है पेपर अटेंड करने की, तो फ्री रिलैक्स होकर करना और अपना माइंडसेट पहले से ही क्लियर रखें कि मतलब जैसे पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं आंसर करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैं 140 करके आऊँगा, 150 करके आऊँगा, ये मतलब हो सके तो अवॉइड करना है, क्योंकि हमें पेपर का लेवल पता नहीं होता है कि किस लेवल का पेपर आएगा। हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्टिंग करने हैं वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग करने हैं कि जिस लेवल का पेपर आएगा उसके हिसाब से वो फ्लेक्सिबल होता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका हाँ, और मतलब जो क्वेश्चन आप पहले कर पाओ वो मतलब जो श्योर है वो पहले करना है, फिर बाद में जो 50-50 वाले हैं वो क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद मतलब जो क्वेश्चन नहीं आए वो तो अवॉइड ही कर देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात बताइए, और बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करेंगे, 101% आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर भी है कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को पहली बात तो हताश नहीं होना, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा माइंड में लेके नहीं आना कि इस बार नहीं हुआ। अब आप, मैं जैसे आप ही की एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, देखो कुछ बच्चे को सिलेक्शन होने के बाद भी डेस्टिनेशन के लिए पढ़ना पड़ता है, देखो पढ़ना तो पड़ता है, जैसे कि आपने राम सिंह ने पढ़ा कि भाई इन्होंने मेहनत किया, फिर से पढ़ाई की, तो इनके पास सिलेक्शन होते हुए भी इनको पढ़ना पड़ा, क्योंकि घर के नजदीक जाना था, घर की चीजें, और आपके पास इस बार नहीं हुआ, तो आप कोई हताश होने वाली कहानी नहीं है। आप मेहनत करेंगे, 101% सिलेक्शन होगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार टीएनसी के साथ मेहनत करेंगे, श्योरिटी के साथ सिलेक्शन होगा। सर से मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस ले। एक बच्चा है निक्की, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उसका, वो कह रहा है या कह रही है कि सर नेक्स्ट नोट सेट में मुझे फर्स्ट रैंक लानी है और वहां पर बैठकर इंटरव्यू देना है, तो मैं ऐसा क्या करूं, क्या पढूं, कैसे पढूं, तो कैसे प्रिपरेशन करूं, तो इसके बारे में बताएं। मैं उनको एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप भी मतलब टीएनसी के साथ जुड़े तो मतलब आपको प्रिपरेशन में बेटर हेल्प मिलेगी, और अच्छे से मतलब फॉलो करें जो कॉम्बो पैक है उसको अच्छे से, मतलब वीडियो एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़े और कंटिन्यूटी के साथ स्टडी करें, तो आप भी मतलब एयर फर्स्ट ला सकते हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात बोली है। एक बच्ची का क्वेश्चन है, जैस्मीन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच सब्जेक्ट और टॉपिक्स डिड यू फोकस मोर, कि कौन से सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हैं जिनको आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया। और एक क्वेश्चन और है कि नॉन नर्सिंग जो पार्ट है जिसमें जो मैथ, रीजनिंग, जीके जो आती है, उसके लिए आपने क्या किया। तो आप पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट और टॉपिक हैं जिनको आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया। मैंने जब नोटसेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और एग्ज़ाम का पैटर्न एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से मैंने MSN, FON, पीडिया, OBG है, साइकेट्रिक है, CHN है, उन पे ज़्यादा फोकस किया था कि उनके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं मतलब एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, तो उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। जैसे बायोकेम है, माइक्रो है, वो उनका थियरी भी किया था लेकिन उतना मतलब वेटेज नहीं दिया था। और नॉन नर्सिंग जो पार्ट है उसके लिए क्या किया आपने, जो मैथ, रीजनिंग, जीके जो होती है, सबसे बड़ा ट्रेंडिंग ये सबसे ज़्यादा मतलब बच्चे प्री क्लियर नहीं होता, वो यही पूछते हैं सर क्या करें नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग के लिए आप मतलब टीएनसी के जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी आप अटेम्प्ट दे सकते हो, और उनकी अलग से नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी है, वो भी आप देख सकते हो। क्या आपने कोई अलग से कोई बुक, ये कुछ नोट्स कुछ पढ़े हैं नॉन नर्सिंग? नहीं, नॉन नर्सिंग के ऐसा नहीं, मैंने वीडियो एमसीक्यू बेच के जो नॉन नर्सिंग के प्रिपरेशन थे वही देखे है, अलग से प्रिपरेशन नहीं किया था। गुड, मतलब नॉन नर्सिंग के लिए अलग से आपने कोई स्पेशल नहीं किया, बस टीएनसी के साथ लगातार जो क्वेश्चन आ रहे थे, टीएनसी के जो सिलेबस में जो आपने वीडियो एमसीक्यू बेच के अंदर हमने पूरा मैथ और
रीजनिंग का पूरा पार्ट हमने इसमें इंक्लूड कर रखा, तो वो आपने इसको फॉलो किया। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। मैं अवधेश सर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा। तो मेरा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो RN आशा पूछ रहे हैं कि अभी के एग्जाम का जो लेवल है उसके हिसाब से कैसे पढ़ाई करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि नोट सेट 7 से नोट सेट 8 की तरफ एनेस्थीसिया के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आने लग गए, क्रिटिकल केयर के क्वेश्चन आने लग गए हैं, ICU से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आने लग गए। तो उनकी जो प्रिपरेशन है वो अपनी कैसे की? मैं TNC के साथ शुरुआत से ही जुड़ा था, तो मुझे TNC के ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन लोगों ने जो नोरसेट का ट्रेंड है उसके हिसाब से वीडियो MCQ में चेंजेस लाए हैं कि जो अभी रिसेंट टॉपिक ट्रेंड में जैसे OT है, ICU है, एनेस्थीसिया है, OBG के एडवांस क्वेश्चन है, वो वीडियो कॉम्बो प्लान में अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। अगर आप वो भी ज्वाइन करो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बिल्कुल। तो मतलब सीधा अगर हम बात करें तो ये चीज आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें क्योंकि नोट सेट हर बार पैटर्न बदलता है और हर बार नई नई चीजें सामने लेके आता है। अगर मैं आप जैसे आपने तैयारी स्टार्ट की थी उस समय 18 मिनट्स 20 क्वेश्चंस का शेड्यूल लेके आया था, वो TNC पहले से करवा था। उसके बाद शेड्यूल को और चेंज किया, वो TNC कंटिन्यूसली फॉलो कर रही थी। और इस बार जैसे कि एनेस्थीसिया के और बहुत सारे नए नए ट्रेंड आ रहे हैं, तो सर ने भी एनेस्थीसिया को पूरा कवर किया और थ्योरी बेच के अंदर एनेस्थीसिया सर ही पढ़ा रहे हैं। तो साथ ही साथ जो RN सुरेश सर है वो भी पूरा कवर कर रहे हैं। तो आपने एक बेस्ट सॉल्यूशन सर को दे दिया कि बच्चे का आंसर आपने बिल्कुल आसान भाषा में दे दिया कि TNC के साथ लगातार चलेंगे तो एक आप नए ट्रेंडिंग के साथ सिखाएंगे। अभी हमारे साथ जो नेक्स्ट हैं जो अभी सर थे, अभी हमारे साथ सुरेश सर जुड़ चुके हैं। तो सुरेश सर भी आपसे बहुत सारे सवालों की जवाब लेना चाहेंगे। तो मैं 1 बाय 1 कंटिन्यूसली सेशन से मैं सुरेश सर से भी तो इन्वाइट करना चाहूंगा कि सुरेश सर नेक्स्ट कंटिन्यूसली सवाल लें। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। इस टाइम पे जो है आप एक यूथ आइकन हैं और नर्सिंग के फील्ड में आपने जो काम करके दिखाया है लगातार कंसिस्टेंटली, एक बार नहीं बार बार आप जो रिपीट कर रहे हैं चीज़ें वो आसान चीज़ें नहीं हैं। और मैं चाहता हूँ कि एस्पिरेंट जो मैं जिस टाइप के सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो कुछ सवाल हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। एक सवाल ये है कि नोरसेट की ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिस तरीके से आपने 8.0 का एग्ज़ाम दिया है, जिस लेवल से आपने क्रैक किया एग्ज़ाम, सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट या एक पोर्शन जो होता है एक हर बच्चे का होता है जो उनको लगता है कि शायद मैं इसमें ग्लिच कर जाऊंगा, आपके लिए वो कौन सा ऐसा पोर्शन रहा होगा और आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया या हैंडल किया? मेरा सर प्रिपरेशन के दौरान टफेस्ट पार्ट रहा था, मतलब जो ट्रॉमा होता है, इमरजेंसी होता है, ICU केयर जो मतलब इमरजेंसी के केयर रिलेटेड होते हैं, वो क्वेश्चंस मुझे डिफ़िकल्ट लगे थे। वो मैंने TNC के जो कॉम्बो प्लान थे उसमें से भी अच्छे से थियरी रिवाइज की थी और MCQ भी उसके साथ साथ किया था। और सुरेश सर की क्लास मैंने स्पेशली OT ICU वाली क्लासेस देखी थी और उससे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था और क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गए थे। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि जैसे अभी जो ट्रेंड बदल चुका है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि एम्स हमेशा ट्रेंड बदलता है, जैसे हमने प्रीवियस भी बात की थी, और OT ICU इमरजेंसी एनेस्थीसिया और हर बार एम्स बदलता है। तो TNC इसके साथ हमेशा पहले से तैयार रहता है कि हाँ जो कंटेंट है उसको पहले से ही प्रिपेयर रखती है। तो इसी प्रकार से रैंक निकलते हैं और सुरेश सर उसके लिए लगातार प्रयासरत है। तो ये जो पूरा सेगमेंट है आपने किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया क्लासेस के अलावा MCQs वगैरह प्रैक्टिस के लिए? MCQ के लिए मैंने मतलब जो ये ट्रेंड के क्वेश्चन है जो नोट सेट में अभी आ रहे हैं उसका अलग से नोट्स बनाया, उसको रिकॉल करके बार बार रिवाइज करता गया और आपकी क्लासेस से मैंने MCQ सोल्व किए, उसलिए अच्छे से मेरा वो डाउट सोल्व हो गया और कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया। बहुत ही अच्छी बात है और लगातार ये चीज़ें कंटिन्यूटी रहती है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि सर ने लगातार बताया, देखो एंजाइटी रहती है, एग्जाम डेज में एंजाइटी रहती है, तो हमेशा एग्जाम डर भी रहता है। तो उस दिन अपने आप के फियर को कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा लगा मैंने बोला ना कि प्रीलिम्स निकाल लेता है, मेंस नहीं निकाल पाता है, तो फियर से ही उसका सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो फियर्स को मैनेज कैसे किया? सर पहले तो एग्ज़ाम हॉल में मतलब पहले ही मैं पहुंच गया था
और फिर कंप्यूटर में साइन इन करके अच्छे से अपने कंप्यूटर के पास बैठ गया और माइंड को मतलब ऐसे पहले से ही प्लान करके गया था, अपने को नेगेटिव कोई भी थॉट्स नहीं लेना और माइंड को रिलैक्स करना है। पेपर चाहे जैसा भी है, हार्ड आए इजी आए, अपने को जो अपने स्ट्रेटजी बनाई है उसके हिसाब से ही करना है। और एंजाइटी मतलब बहुत अपने का पेपर का लेवल बिगाड़ देती है, मतलब उसमें हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने रिलैक्स मोड में ही मतलब एग्जाम अटेम्प्ट किया है। सीधा सा बिल्कुल सारे बच्चे इस पे देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं, क्योंकि भाई पेपर तो टीएनसी के जैसे ही पेपर आता है, टीएनसी की तरह ही पेपर आता है, तो रिलैक्स ही रखना, क्यों वहां पे टेंशन लेना। टॉपर्स जैसे मैं ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकाल रहा हूँ कि बच्चे जाने की टॉपर्स किस प्रकार से एग्जाम में गया, तो टॉपर्स भैया कोई स्पेशल नहीं, टॉपर्स भी डर रहा था और आज आपके सामने है। तो मैं सर से बोलूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चंस लें। एक्चुअल में हमने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे कि ये जो एग्ज़ाम का मोड है जिस तरीके का, हमने सर देखा कि कई जो बच्चे होते हैं वो 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, क्योंकि सर कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो हमारी नज़र के सामने रहते हैं, हमें भी उनके लिए ऐसे लगता है कि यार बहुत मेहनत की जा रही है, उसके बावजूद भी वो बच्चे नहीं सिलेक्ट हो पाते। कुछ बच्चे या उनकी रैंक जो उनको जो डिज़र्विंग रैंक है या वो जिनको उनको जो रैंक चाहिए वो रैंक उनको नहीं मिल पाती है। तो हार्ड वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके, या वो मेहनत कर भी रहे हैं उसके बावजूद नहीं मिल रही है। तो आपका क्या पीओवी है इस बारे में कि क्या लगता है कि वो क्या मिस्टेक जो है वो बच्चे करते होंगे आपके हिसाब से? मिस्टेक्स तो सर मतलब जो कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं वो भी एक दिक्कत आती है, फिर अपडेटेड कंटेंट नहीं पढ़ पाते, वो है टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कर पाते, टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कर पाते, वो भी दिक्कत आती है। और कंसिस्टेंसी है ना, वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी स्टूडेंट्स मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, मतलब थोड़ा पढ़ लिया थक गए तो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, फिर दिमाग में वही चलता है, पढ़ाई साइड में रह जाती है और कहीं पे ऐसा मतलब घूमने चले जाते हैं, मतलब 10-15 दिन उसमें बिगड़ देते हैं। टाइम मैनेजमेंट मस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे बात करें तो शादी ब्याह का सीजन ज्यादा रहता है, बिल्कुल। और शादी ब्याह के सीजन में क्या होता है कि बच्चा सोचता है एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन वो स्टडी का लिंक टूट जाता है, लिंक टूट जाता है। कंसिस्टेंसी द की टू सक्सेस, ये सबसे बड़ा पार्ट है। और पेशेंस रखना है कि धीरे धीरे हो जाएगा। पेशेंस है। दूसरी चीज़ ये है सर कि बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन का भी बहुत बड़ा रोल है। अब मैं सारे बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा यहाँ से कि ज़िंदगी में अगर इमरजेंसी कंडीशन है वो तो हर किसी के आ सकती है सर, पर एज ए स्टूडेंट आपकी लाइफ में मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि रेयर कंडीशन होती हैं जहाँ पे आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ता है। मोस्ट ऑफ चीज़ें अवॉइडेबल होती हैं सर, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें। आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में एक नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रिपरेशन के दौरान ये जो पूरा फेज आया कि आप भी कभी बीमार हुए होंगे या आपके बीच में भी कभी फैमिली का प्रेशर रहता है, कुछ काम भी करने की नीड पड़ सकती है, तो ये जो टाइम पीरियड जो आपने जो ये पूरी जर्नी जी है, इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके लिए कंसिस्टेंट बनने के लिए, या रिजल्ट की मुझे राजकोट जाना है या किसी भी एम्स में जाना क्योंकि आपने ज्वाइन नहीं कर पाई, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा इस टाइम पीरियड में आपके लिए? टाइम तो मतलब चैलेंजिंग ये ही था कि मतलब कैसे सब कुछ मैनेज हो गया, मतलब सिलेक्शंस तो हो रहे थे लेकिन राजकोट का नहीं आ रहा था। ये दिमाग में था कि मतलब कब मतलब राजकोट एम्स मिलेगा, लेकिन मतलब अपने प्रिपरेशन अच्छे से की थी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे होगा। पैसा धीरज रखनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। मतलब सीधा सा बात है, सिलेक्शन तो था लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पेशेंस जरूरी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, सवाल मेरा ये है कि काफ़ी सारे बच्चों के बिहाफ पे भी ये सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी या एक जो चीज़ उसका आप नाम देना चाहो कि ये जो चीज़ थी वो सबसे बड़ा आपके लिए एक किंग फैक्टर रही कि अगर वो चीज़ मैंने किया तो उसकी वजह से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, और अगर वो चीज़ मेरे से मिस होती या अगर मुझे उसमें अगर ग्लिच होता तो शायद मेरी रैंक जो है वो एयर 1 नहीं आ पाती या कम रैंक आती। सर मैंने पहले से मेरा टारगेट तो नोट सेट क्रैक करना ही था, तो मतलब मैं वो फोकस पे रख के स्टडी किया, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना उनको अवॉइड कर दिया, और ऐसा दिमाग में प्रेशर भी नहीं लाया कि मतलब कैसे होगा नहीं होगा। रिलैक्स मोड में प्रिपरेशन की है तो इसलिए अच्छे से हो गया। और मैं एक्सपीरियंस को भी बताना चाहूँगा कि मतलब आप ऐसे अजम्स करके मत चलो कि मुझे इस बार नहीं होगा तो क्या होगा क्यों होगा। देखो मेरा भी अभी 1.5 साल बाद एम्स राजकोट मिल रहा है, मतलब
मतलब धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और मेहनत करते रहना है, छोड़ना नहीं है। एक दिन जरूर हो जाएगा, सबको अपना सपने का एम्स मिल जाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, सर ने तो ये बात बिल्कुल फैक्ट बोली है, और सर ने बिल्कुल क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, वो चीज़ के बारे में जानना चाहता है कि भाई आपने, जैसे बच्चों के साथ होता है कि इस बार फेल हो गए या ऐसी चीज़ हो गई, जैसे आपने पिछली बार रैंक पाई थी 53 से 4th से 1 तक आए, तो क्या ऐसी चीज़ रही है? उनका कहने का मतलब है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको और आगे तक और इम्पोर्टेंट बना रही है यहाँ तक पहुंचने में? उनका कि भी ऐसा अगर मैं नहीं करता तो शायद मेरी रैंक फर्स्ट नहीं आती, मैं हो सकता 10th रैंक पे होता या 100 पे होता, या मैं पीछे होता या 4th पे होता। तो वो चीज़ क्या है, वो सबके सामने लगता क्या कि हाँ भाई नहीं, मुझे तो ये चीज़ करने से मज़ा आया और मैं यहाँ तक पहुँच गया? सर उसके लिए तो मेरा इनर मोटिवेशन था कि मैंने मतलब सोचा ही था कि अपने को कैसे भी करके जो अपना ड्रीम है वो लेना ही है। तो मतलब सेल्फ मोटिवेशन से मैं ये हासिल कर पाया हूँ और कंसिस्टेंसी से के साथ स्टडी करके ये अचीव कर पाया हूँ। मैं सारे एस्पिरेंट के लिए आई थिंक सर मेरे बिहार पे ये सबसे अच्छा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। और एक्चुअल में दिक्कत ये रहती है कि बच्चे जो है उनमें मैच्योरिटी भी इतनी होती नहीं है सर कि वो चीज़ों को अपनी तरफ से अवॉइड कर सकें। और आज एग्जांपल आपके सामने है, ऑल इंडिया एयर 1 है। तो ये मेरा सवाल ये रहने वाला है कि सोशल मीडिया से आपने किस तरीके से दूरी बनाई? सोशल मीडिया इन द सेंस कि आपने अच्छे वे में उसका यूज किया, उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो पढ़ने के लिए वो डिवाइस का यूज करेंगे, रील्स वगैरह वो देखने में लग जाते हैं। उनको पता चला कि रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं सर, पता चला कि 2 घंटे बाद में अरे 11 बज गए, 9 बजे फोन को चालू किया पढ़ने के लिए उनको करना था, 11 बज गए। उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है जो उनको बहुत ब्रेक लगाती है इस चीज़ में। तो सोशल मीडिया से बचने का क्या एक अच्छा उपाय आप बताना चाहेंगे बच्चों को? मैं तो सर यही बताना चाहूँगा कि मतलब आप सोशल मीडिया पे जितना एक्टिव होगे उतना आपका टाइम थोड़ा स्टडी से वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने तो बेस्ट यही किया था कि मतलब जो सोशल मीडिया का मतलब प्लेटफॉर्म्स है उनसे दूरी बनाने के लिए मतलब लॉग आउट या डिलीट ही कर दिया था कि उसमें टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारे सामने होगा तो हम उसको देखना चाहेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि पिछली बार 4 रैंक थी, उससे पहले और पीछे रैंक थी, इस बार मन में डर नहीं आया कि यार इस बार राजकोट है, भर्ती भी है, सारी चीजें, फिर पीछे चले गए तो या क्या है? जैसे मेरी आपसे बात हुई तो आपने मुझे बोला था कि नहीं सर मुझे राजकोट जाना है, तो मैंने बोला नहीं, इस बार आपकी बार 4 रही तो आपकी बार आपको 4 से भी अच्छी रैंक लेके आनी है। तो डर लगता था, तो आप क्या करते थे? सर डर मतलब इस बार राजकोट की वैकेंसी आई तो पहले से मतलब पता चल गया था कि राजकोट की वैकेंसी है, इसलिए मतलब थोड़ा डर तो लगा कि आगे मतलब इतने अच्छे रैंक आए और इस बार वैकेंसी आई और रैंक नहीं आया और अच्छा नहीं मिल पाया तो था। मतलब मैं अच्छे से स्टडी तो करता था, लेकिन बीच बीच में ऐसा भी लगता था कि इस बार राजकोट की वैकेंसी आई और नहीं मिल पाया तो, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करता था कि आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और अपने मतलब गोल पे सटीक रहा। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर मुझसे पूछते ही क्वेश्चन कि सर मैं ज़्यादा थ्योरी पढ़ूँ, ज़्यादा MCQ पढ़ूँ, क्या करूँ? क्योंकि जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने कोचिंग कर ली या मैं थ्योरी पढ़ ली, अब मैं क्या करूं सर, मुझे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर मेरा यही एडवाइस है कि आपने अगर थियरी बेसिक से एडवांस कंप्लीट कर लिए तो आप MCQ प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेट तो एग्ज़ाम MCQ का होना है। आप MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे तो आपसे टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड कर सकते हो वो आप में स्ट्रेटजी आ जाएगी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो स्ट्रेटजी है। तो MCQ प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा रोल होता है सिलेक्शन में। ओके, मैं अगर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सीधा क्लियरिटी है कि कुछ लोग मानते हैं कि थ्योरी ज़्यादा पढ़ लो तो थ्योरी से क्वेश्चन आ जाएगी, MCQ इतना हो जाए। तो मैं एक परसेंटेज पूछना चाहता हूँ कि क्या परसेंटेज देना चाहते हैं? थ्योरी कितने परसेंटेज पढ़ना चाहिए, ये MCQ कितने परसेंटेज पढ़ना चाहिए? क्या आपके दिमाग में क्या रेशियो रहता है कि मुझे इस प्रकार से पढ़ेंगे तो मेरा एक टॉपर्स बन पाएंगे? मैं सर पहले से ही मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और TNC के साथ जुड़ा था तो मैं 50-50% डिवाइडेड किया था कि 50% थियरी पढ़ना है और साथ साथ में उसके उसी टॉपिक के और उसी सब्जेक्ट के 50% मतलब MCQ करने हैं। स्टार्टिंग
उसके बाद में जैसे मान लो कि आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होती है? उसके बाद सर मैंने रिवीजन करने के बाद एमसीक्यू पे ही ज़्यादा फोकस किया था, मतलब ओके, ज़्यादा अच्छी से रैंक ज़्यादा। पानी है तो एमसीक्यू के साथ चलना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि जैसे कि टॉपर्स भी आज मान रहा है कि हाँ भाई, सच बात यही है कि हम जितनी ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा Perfectness आएगी। बिल्कुल सर, मेरे सूरज एक रिवीजन की बात यहाँ पे चल रही थी, अभी उन्होंने बताया कि अच्छे से रिवीजन करना है। सबको पता है कि रिवीजन करना होता है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर लास्ट डेज में किस तरीके से रिवीजन करें कि हमने जो मेहनत किया है वो उसको कलेक्टिवली हमें उसका रिजल्ट मिले। सर के पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं और अब से आपके पास भी आने वाले हैं बहुत सारे। तो मैं चाहता हूँ कि बेस्ट जो तरीका है एक रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी, वो क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए जिसने जो मेहनत की है वो उसको कंपाइल कर सके उस चीज़ को। बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी यही है कि आपने जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं उसको एंड एग्जाम, जब एग्ज़ाम टाइम नज़दीक हो तभी उसको आप रिफ़र करो, जिससे आपके मतलब जो पुराना पढ़ा हुआ तो वो रिवाइज हो जाता है और आपको मतलब जो आपके वीक टॉपिक्स है वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि मेरा अभी ये वीक टॉपिक है, तो अच्छे से कवर हो जाता है, बाद में रिवाइज हो जाता है। और रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ तो याद नहीं रहता, उसको बार बार रिवाइज करना ही पड़ता है। एक दिशा होती है एक बच्चे के लिए कि दिशा का मतलब ये है कि बच्चा जो होता है एक प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों में उलझता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी इस चीज़ को एलाबोरेट करें कि ये जो फेज या एक जो जर्नी रही आपकी, किस तरीके से आपका जो है गुरुजनों का आपका साथ रहा, किस तरीके से आपको मोटिवेशन मिला। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हर एक बच्चे को नीड होती हैं, क्योंकि अप्स और डाउन्स हैं वो हर एक बच्चे की जर्नी में आती हैं। आपने किस तरीके से उसको किया, कौन से गुरुजनों का आपके साथ में जो है वो सहयोग रहा है इस चीज़ को? मैं इस क्वेश्चन में, मेरा भी क्वेश्चन साथ में सिविल ऐड कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दौर है, बच्चा क्लियर विजन चाहता है कि भाई हम कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, बहुत सारी चीज़ें से, तो वो बच्चा चाहता है कि आज टॉपर से हम जाने कि हमें क्लियर विजन दें, किस प्रकार से कैसे हम तैयारी करें, किस प्रकार से चीज़ें करें, कौन कौन से गुरुजनों को आप तो यहाँ AIR-1 तक पहुँचाने में साथ रहा है। हाँ, क्योंकि एक AIR-1 आने के बाद में एक ओरा क्रिएट होता है और उस ओरा के लिए सारे बच्चे वेट करते हैं इस चीज़ का। तो आपका POV क्या है इस चीज़ के लिए? सर मैं सबसे पहले तो मेरे जो कॉलेज के गुरुजन हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे दिशा दिखाई इस नर्सिंग करियर में आगे बढ़ने की। फिर मैं TNC नर्सिंग के साथ पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सभी भोजराज सर, आप, सुरेश सर के साथ मतलब जब भी कोई डाउट होता था तो मैं आपके कांटेक्ट में रहता था, तो इसलिए मुझे मतलब प्रिपरेशन में ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। और कई प्लेटफॉर्म्स पर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी व्यक्त करने का मौका मिला, गुरुजनों से मतलब जुड़ा हुआ हूँ, उन सब का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस मुकाम तक मैं पहुँचा हूँ। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मैं TNC का ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने भी गुरुजनों ने आपको यहाँ तक पहुँचा, जैसे आपने कॉलेज के, मैं सभी को TNC परिवार की तरफ से मैं उन सारे गुरुजनों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। एक मेरा सवाल है कि हर एक बच्चा पूछता है कि मैं टॉपर कैसे बन सकता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक टाइम मैनेजमेंट करना है, एक डेली रूटीन। तो एक POV है कि एक एवरेज स्टूडेंट है या जिसकी रैंक नहीं आ पा रही है या वो जो पढ़ाई नहीं करता, एक टॉपर है, उसके माइंडसेट में या उसके रूटीन में क्या अंतर रहता है मेजर? सर ऐसे को तो मतलब फिक्स नहीं होता है कि कौन टॉपर कौन एवरेज स्टूडेंट, वो अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप अपने को एवरेज स्टूडेंट देखते हो कि मतलब अपने को क्लियर विजन रखना है कि इतना स्टडी आवर से उसको इतना इफेक्टिवली कंपाइल करके चलना है, और ज़्यादा हो सके तो मतलब डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है और अननेसेसरी चीज़ों से दूर रहना है। मतलब फोकस पूरा स्टडी पे ही होना चाहिए, तो कोई भी मतलब एक्सपीरियंस है वो टॉपर बन सकता है। एक स्टूडेंट जो जर्नी पूरी जीता है अपनी, उसमें एक सबसे बड़ा सर की फैक्टर होता है कि एक सही इंस्टीट्यूट का चुनाव करना। और ये जो चीज़ें होती हैं वो एक जो टॉपर जो होता है उसको आइडियल मानते हैं बहुत सारे बच्चे। पर सर एक चीज़ ये भी होती है कि सोशल मीडिया का जो ओरा जो होता है वो बहुत टाइप का ओरा होता है, और बच्चे जो होते हैं वो मिसलीड भी सर नहीं होने चाहिए इस चीज़ को लेके। तो आपका क्या POV है इस चीज़ के बारे में? मेरा क्लियर व्यू है कि मतलब आप जिससे प्रिपरेशन कर रहे हो उसी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो मतलब आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाओगे। मेरा शुरू से ही लगाव TNC के साथ रहा है,
तो मैं इस जर्नी को हासिल कर पाया हूँ। और अगर ऐसी ही बात होती है तो मैं उसको मतलब इतना नहीं लेता हूँ, लाइटली लेता हूँ कि मेरे लिए अपना नर्सिंग प्रोफेशन ही मतलब आगे है, सर्वोच्च है। तो मतलब मैं उनको इतना नई चीज़ें इतना माइंड में नहीं लेता हूँ। मेरा शुरू से ही टीएनसी से लगा हुआ था, तो मैं उसी के साथ कंटिन्यू रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप वो तो मैं सारे बच्चों को पिछली बार भी सारे चीज़ों के साथ क्लियर से हम लोग बिल्कुल क्लियरेंस के साथ रहते हैं, क्योंकि जो हर चीज़ जैसे क्वालिटी में भरोसा करती है। जैसे कि आजकल ट्रेंड रहता है कि बहुत सारे फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी है कि AIR1, और आज तो कैटेगरी वाला भी ट्रेंड चलने लगा है। तो वो AIR1 तो कोई और होता है, लेकिन वो अलग ही AIR1 सर इसमें एक चीज ये भी तो है कि ये सारा ट्रेंड है। तो इस पे बच्चों के जो कमेंट आने से पहले ही हम इस चीजों को क्लियर करते हैं कि हाँ भैया, AIR1 कौन होते हैं, AIR1 किसको बोलते हैं, हाँ। AIR1 कौन होता है। तो सबकी खुशी के लिए अलग अलग बातें, सबकी खुशियां अलग अलग मायने पे रखती है, वो सारी चीजें। और आपने बताया कि मैं TNC के साथ ही शुरू से रहा हूँ, और जो आपने क्रेडिट दिया TNC को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे एक डेकोरम मेंटेन करना होता है। बच्चे बहुत अच्छी अच्छी रैंक लेके आते हैं, बहुत अच्छा उनका मेहनत रहता है, बट अब अगर ऐसी चीज़ होती है कि अब मान लीजिए कि कैटेगरी रैंक अगर हम लगाते हैं, ठीक है, उस बच्चे के लिए खुशी की चीज़ है, बट उसमें जो बच्चा जिसने रियल में मेहनत करी है सर, जो एक्चुअल में AIR1 है, तो सर उसके लिए थोड़ा सा उसका डेकोरम डिक्रीज होता है। उस चीज़ सारे बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सारे बच्चे मेहनती होते हैं, और जो बच्चा रैंकर्स बनता है, सिलेक्शंस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जेन्युइन चीज़ें हमेशा आगे लेके जाती है। तो बिलीव इन क्वालिटी कंटेंट्स। एक ऐसा सजेशन दे, जैसे कि आप लास्ट में एक ऐसा रामबाण दें जो कि सारे बच्चे चाहते हैं कि हम टॉपर से हो जाने। टॉपर्स ऐसी चीज बताएं कि जो इन बच्चे इस समय देख रहे हैं वो भी सपना लेके चल रहे हैं कि हम भी अगले साल इसी चेयर पे बैठ के इस बोजरा सर को इंटरव्यू दे, सुरेश सर को इंटरव्यू दे। तो उनके लिए आप क्या रामबाण देना चाहते हैं? मैं सर उनको मतलब बताना चाहता हूँ कि आप लर्निंग करें, फिर उसके बाद आप लर्न किया हुआ रिवाइज करें, और वो रिवाइज किए कि प्रैक्टिस करें, तो आप मतलब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और प्रैक्टिस के लिए आप TNC के साथ जुड़ सकते हो। ये आप LRP फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप इफेक्टिवली मतलब स्टडी कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहले लर्निंग का फेस होता है वो, उसके बाद आप जो लर्निंग किया हो वो रिवाइज करो और उसको प्रैक्टिस मोड में लाओ, तो अच्छे से मतलब आप कर पाओगे चीज़ें। बिल्कुल, ये फॉर्मूला मैं हमेशा पहले से यूट्यूब पे मैंने LRP फॉर्मूला लॉन्च किया था। मैंने ही लॉन्च किया था कि LRP फॉर्मूला, और मैं पहले भी बहुत सारी स्टोरी में बता चुका हूँ LRP फॉर्मूला, और उसी को आज आपने फिर से रिवाइज किया। तो बिल्कुल वो गाइडेंस आपने फॉलो किया। LRP लर्निंग करें, रिविजन्स करें और प्रैक्टिस करें। जैसे कि बच्चे हमेशा इसमें गलती क्या करते हैं, बस वो बहुत अच्छी मैं बोल रहा हूँ, इससे अच्छी कोई स्ट्रेटजी हो नहीं सकती। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। बच्चे लर्निंग तो करते हैं लेकिन रिविजन और प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। फिर अगर मान लो लर्निंग और रिवीजन भी करते हैं तो प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं। तो अगर इन तीनों में कॉम्बिनेशन, तीनों का सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लर्निंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो रिवीजन प्रैक्टिस क्या ही करेंगे। अगर लर्निंग अच्छी करेंगे तो रिवीजन्स और प्रैक्टिस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत बड़ा आपने कम शब्दों के अंदर एक ही लाइन के अंदर अगर सॉल्यूशन दिया है तो LR और P LRP फॉर्मूला सॉल्यूशन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ें एस्पिरेंट्स को बताई और बहुत सारी चीज़ें उनके समझ में आई। आपको इस समय वो सारे बच्चे देख रहे हैं और वो आपको आने वाले समय में फॉलो करेंगे और आप ही की तरह एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगली बार AIR1 जो कि आप ही की जगह पे वो नेक्स्ट बच्चा आएगा, उनका हम जरूर इंटरव्यू करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। आप TNC स्टार हैं और TNC स्टार में चाहता हूँ कि हमेशा हर बच्चा TNC का रैंकर्स बने। और हमें बिल्कुल इस तरह से अच्छा लगता है कि हम बच्चों की सारी चीज़ें पूछें और बच्चों को मोटिवेट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जितने भी साथी हैं आपके, जितने भी साथी हैं, उन जितने भी साथियों ने आप तक यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प की है, उन सभी साथियों का नाम, जितने भी गुरुजन्स हैं जो आपको जो बचपन से पढ़ाए हैं और अभी तक पढ़ाने में, आपको इस जर्नी तक लाने में जिन्होंने भी साथ दिया है, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, साथ ही साथ TNC का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।